हाय एवरीवन। सो हम लोगों ने पैरामैग्नेटिज्म का देख लिया था एंड अब हमारा आज का टॉपिक है वीज थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। वाइज थ्योरी या वीज थ्योरी जो भी आप कहना चाहें। सो हमारा डायामैग्नेटिज्म में हमने क्लासिकल थ्योरी पढ़ा था, पैरामैग्नेटिज्म में हमने क्लासिकल और क्वांटम दोनों पढ़ा था। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फेरोमैग्नेटिज्म। सो फेरोमैग्नेटिज्म जो होता है बेसिकली वो डोमेन थ्योरी पे होता है। डोमेन थ्योरी पे जो डिटेल लेक्चर है वो थोड़ा सा 2 लेक्चर बाद में आएगा, लेकिन थोड़ा सा अभी एक रफ आइडिया आपको दे देती हूँ। बेसिकली होता क्या है कि फेरोमैग्नेट जितने भी होते हैं उनमें क्या होता है, मटेरियल में पूरा मटेरियल छोटे छोटे डोमेन में डिवाइड होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये एक मटेरियल है, तो इसमें कुछ सेक्शंस बने हुए होंगे। कुछ सेक्शन का मतलब सपोज ये 4 सेक्शन बन गए। अब इन सेक्शंस को हमने नाम दे दिया डोमेन। ठीक है, इन्हें डोमेन कहेंगे। होता क्या है फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर कि जो एक डोमेन होगा उसमें जितने भी एटम्स आ जाएंगे वो सारे एटम के जो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे वो एक डायरेक्शन में होंगे। सबके अंदर क्या होगा, पैरेलल स्पिन होगा। सो हमारे पास सपोज ये देखो इस तरह से होगा। एक डोमेन के सारे एटम जो है वो सेम डायरेक्शन में, चाहे मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई कर रखी है चाहे नहीं कर रखी है, एक डोमेन में सारे एटम्स एक अलाइनमेंट में होते हैं। दूसरे डोमेन में ऐसा हो सकता है कि दूसरे डोमेन में सारे ऐसे हो जाएं, मतलब दूसरे एटम का दूसरे डोमेन का पहले डोमेन से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन दूसरे डोमेन में भी सारे एटम ऐसे होंगे जिनका स्पिन जो होगा एक दूसरे के पैरेलल होगा। तीसरा जो डोमेन है उसमें ऐसे हो सकता है, ये देखिए इस डायरेक्शन में, ये लो। ठीक है, चौथा आपके पास कैसे भी कर लो, कोई भी ओरिएंटेशन कर लो, मतलब ऐसा मान लो, ये लो। आई होप आपको समझ में आ गया है कि मटेरियल के अंदर छोटे छोटे डोमेन बने हुए होंगे और हर डोमेन के अंदर क्या होगा, सारे एटम्स का स्पिन पैरेलल होगा। दो डोमेन जो होंगे उन दोनों में स्पिन की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक डोमेन में सब रहेगा और जो रेजल्टेंट मैग्नेटाइजेशन आएगा वो इन सब का वेक्टर सम होगा। मतलब सारे डोमेन के अंदर सबसे पहले इंडिविजुअल डोमेन का निकालेंगे, फिर हमारे पास को एक डायरेक्शन मिलेगी और वो वैल्यू सब डोमेन की ऐड होके वो हमारे पास फाइनल मैग्नेटाइजेशन आएगा। ये एक पॉइंट आपको फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हमारे पास इसका मतलब ये जो मैग्नेटाइजेशन हुआ है इस एक डोमेन में ये था, और इस वक्त मैंने आपसे कहा ही नहीं कि हमने फील्ड लगाई है, अभी तक तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई नहीं है। जब बिना मैग्नेटिक फील्ड लगाए ही यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन दिख रहा है हमें, सो दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। स्वतः चुंबकन, स्वतः मतलब जो अपने आप हो जाए, राइट। अब ये किसकी वजह से होता है स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, इसका मतलब अगर हमने बाहर से कोई फील्ड नहीं लगाई है सो डेफिनेटली अंदर मॉलिक्यूल के अंदर मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ऑलरेडी। दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फील्ड, आणविक क्षेत्र। हिंदी में भी मैं बोल रही हूँ, मॉलिक्यूलर फील्ड यानी कि आणविक क्षेत्र जो होगा ये इसी यानी अंदर मॉलिक्यूल का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से ये मैग्नेटाइजेशन हो रखा है। सो उस वजह से यहाँ पर आ जाता है। सो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फील्ड है, जाहिर सी बात है ये इंटरनल है क्योंकि ये खुद की है, इसकी हमने बाहर से नहीं दिया है। सो इंटरनल मॉलिक्यूलर फील्ड जो होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर करेंगे एच एम से। एच का मतलब वही जो हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बी और एच काम में लेते हैं, तो एच हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा। यहाँ नीचे जो एम लगाया हुआ है इस एम का मतलब है मॉलिक्यूलर, ये खुद की है इसकी, ठीक है। और ये देखा जाता है कि ये जो एच एम आता है ये कैपिटल एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये जो कैपिटल एम है ये आप जानते हो क्या होता है, ये किसी मटेरियल की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। मतलब कैपिटल एम बेसिकली बताता है कि मटेरियल के अंदर जब कोई बाहर से फील्ड लगेगी तो कितनी शार्प, कितनी इंटेंसिटी से वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जनरेट हो जाएंगे या बन जाएंगे या एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। रेस्पॉन्स एक तरह से हम कह सकते हैं। बाकी आपको इसकी वैसे डेफिनेशन मैंने बता रखी है, इस मैग्नेटिज्म के फर्स्ट लेक्चर में ही बता दी थी कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाता है वो हमारा कैपिटल एम होता है। तो हमारे पास जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा ये फील्ड होगी, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके पास फील्ड होगी उतना ही ज्यादा आपके पास एम होगा, या जितना ज्यादा आपके पास एम जनरेट होगा उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूलर फील्ड होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे और उस कांस्टेंट को हम नाम देंगे लैम्डा। ठीक है, दिस लैम्डा इज कॉल्ड वाइस
या वीस फील्ड कांस्टेंट। ये आपको ध्यान रखना है। ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके, एंड ये जो HM है इसको हम एक तो मॉलिक्यूलर फील्ड बोलते हैं, बता ही दिया है। इसका दूसरा नाम आपके पास होता है वाइस फील्ड। इसका दूसरा नाम क्या होता है? वाइस फील्ड। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करें? अभी तक तो हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाई नहीं थी। अब सपोज जब हम बाहर से भी मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो आपके पास रेजल्टेंट फील्ड क्या होगी? रेजल्टेंट फील्ड, उस मटेरियल के अंदर टोटल फील्ड कितनी दिखाई देगी हमके पास? तो जो रेजल्टेंट फील्ड होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे BM से। ओके, और वो BM की वैल्यू जो होगी वो आपके पास किसके इक्वल होगी? एक तो आपने जो फील्ड लगाई है ये बी जो है ये हमने फील्ड लगाई थी बाहर से, और एक आपके पास मॉलिक्यूलर फील्ड जो अंदर खुद की थी। लेकिन जो खुद की फील्ड थी क्योंकि आपने उसे H के टर्म में रिप्रेजेंट किया है, जबकि एक्सप्रेशन आप B के टर्म में लिख रहे हो, तो दोनों साइड डायमेंशन सेम होनी चाहिए। और डायमेंशन के केस में हम जानते हैं B इज इक्वल टू कितना होता है? म्यू इंटू H होता है। तो अगर आपको H दिया है लेकिन फॉर्मूले में आपको B चाहिए तो आपको उसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए ये फील्ड तो हमने लगाई है देखो एक्सटर्नल, और ये उसकी मॉलिक्यूलर फील्ड खुद की थी। तो नेट फील्ड, रेजल्टेंट फील्ड कितनी होगी उसको? यानी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ये आपके पास टोटल फील्ड आएगी। ओके, सो B प्लस म्यू नॉट और लेमडा इंटू M हमने अभी अभी देखा है। अब हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास आ गया B प्लस म्यू नॉट लेमडा इंटू M। आई होप अब तक आपको कोई चीज ऐसी नहीं है जो समझ में ना आई हो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, पैरामैग्नेटिज्म की जो हमने क्वांटम थ्योरी पढ़ी है, पैरामैग्नेटिज्म की क्वांटम थ्योरी हमने पढ़ी है, क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, उसमें हमें एक M का एक फॉर्मूला मिला था, N म्यू B x। हम वो की वो कॉपी करेंगे। बाद में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फेरोल मैग्नेटिज्म के लिए हम सेम टू सेम वही कॉपी करेंगे। सो ये M इज इक्वल टू N इंटू म्यू इंटू BX हमें मिला हुआ है। लेकिन ध्यान रहे, हमें क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म में जो M मिला था, आप देख लीजिएगा, वो हमें ये मिला था N G म्यू B J BX, ये मिला था। हमने क्या लिखा है यहाँ पे? मैंने लिखा है N म्यू BX। इसका मतलब मैंने यहाँ पर बीच का जो टर्म है कौन सा, G से लेके G म्यू BJ, इस पूरे टर्म को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? म्यू से रिप्लेस कर रहे हैं। म्यू सिर्फ एक नया टर्म है G म्यू BJ के लिए। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि म्यू को हमने क्या लिया है? G म्यू BJ, मतलब इन तीनों को मिला के एक टर्म लिखना था हमें और वो हमने म्यू ले लिया। तो म्यू का मतलब वो मत समझिएगा, म्यू का मतलब सिर्फ G म्यू BJ के लिए हम लेंगे। इस पूरे फेरोमैग्नेटिज्म के डेरिवेशन में यही ध्यान रखेंगे, क्योंकि पैरामैग्नेटिज्म में एक्सप्रेशन मिला था, ये नहीं मिला था। ये हमने लिखा है और हमने G म्यू BJ की जगह स्मॉल म्यू लिया है। ठीक है, म्यू बी का आपको पता ही है, BX आपका क्या होता है वो भी आपको पता है, एक्स भी आपको पता है, सब कुछ प्रीवियस लेक्चर में मैंने लिखा हुआ है, सो मैं वापस रिपीट नहीं करूंगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, देखिए एक्स हमने पैरामैग्नेटिज्म के केस में हमारा एक्स क्या था, क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म के केस में हमारा जो एक्स था वो था जी म्यू बी जे बी अपॉन के टी। तो इस केस में मैं क्या लिख सकती हूँ, जी म्यू बीजे को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? म्यू से, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा? म्यू हो जाएगा। सो म्यू बी अपॉन के टी। अब ये कौन से केस में है? ये पैरामैग्नेटिज्म के केस में है। अगर हमें सेम थ्योरी यूज करनी है तो हमारे पास हमें चेंजेस ज्यादा नहीं करने हैं। उस वक्त क्या हुआ करता था पैरामैग्नेटिज्म में, खुद का अंदर का इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड तो था ही नहीं, तो जो भी फील्ड होता था वो एक्सटर्नल फील्ड होता था, और एक्सटर्नल फील्ड हम कौन सा लगाते हैं? बी। जबकि फेरोमैग्नेट के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर हम बी लगाएंगे तो भी मटेरियल के पास टोटल फील्ड कितना होगा? BM होगा। क्यों? क्योंकि इस बी में वो HM जो है वो ऐड होके रिजल्टेंट फील्ड कितना हो जाएगा? BM। तो क्यों ना हम ये कर लें कि हम थ्योरी पैरामैग्नेटिज्म वाली ले लें और पैरामैग्नेटिज्म के अंदर जहां जहां पर B आया है वहां वहां पर हम BM लिख दें। तो BM में होगा क्या? एक्सटर्नल फील्ड प्लस
मॉलिक्यूलर फील्ड, दोनों मिला के आ जाएंगे। सो सेम जो पैरामैग्नेटिज्म का रिजल्ट है वो हमें फेरो के लिए मिल जाएगा। यहाँ हम वही करने वाले हैं। सो पैरामैग्नेटिज्म में एक्स की वैल्यू हमारी थी म्यू बी अपॉन के टी, फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर हम लेंगे म्यू bm अपॉन के टी। आप म्यू में प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, हमारा फेरोमैग्नेटिज्म के डेरिवेशन में जो म्यू है वो हम किसकी जगह ले रहे हैं, जी म्यू बी जे, यानी क्योंकि एक्चुअली ये हर बार ये तीन टर्म जो इकट्ठे हैं ना, ये कहीं कोई चेंजेस नहीं करेंगे, तो इन तीन को मिला के मुझे कोई एक टर्म रखना था और वो मैंने म्यू रख दिया। इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज कि ये म्यू वही है क्या जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट हुआ करता था, नो। यहाँ पर बस आप म्यू के लिए इतना ध्यान रखिए, जी म्यू बी जे आपका पास जो है इन तीनों को मिला के बनाना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपकी आ गई। अब ये किसके लिए आ गई, फेरो के लिए, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है सिंपली एक्सटर्नल लोगे तो पैरा आ जाएगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का रिजल्टेंट लोगे तो फेरो के लिए आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, बीएम की वैल्यू हमें ऊपर से मिली हुई है, सो बीएम की वैल्यू मुझे इक्वेशन देनी पड़ेगी यार, वरना मेरे को बहुत दिक्कत हो जाएगी। सो ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1, ओके। ये हमारी है इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब मुझे इक्वेशन नंबर 3 जो है वो किसको देनी है, हाँ इसको आप मान लो, म्यू को इक्वेशन नंबर 3 दे दो। पैरा वाले वाला जो है वो इक्वेशन नंबर, ओके हाँ ठीक है। सो ये पैरा के लिए हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फेरो के लिए चाहिए। हाँ तो अब हमें क्या करना है, म्यू अपॉन के टी, और बी एम की वैल्यू अभी अभी हमें मिली थी, कितनी मिली थी, बी प्लस लेमडा म्यू नॉट एम। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। अब हमारे पास देखो, फॉर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन का मतलब जब बाहर की फील्ड हटा दो फिर भी खुद का मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन रह जाएगा, उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि बाहर की फील्ड हो ना हो, मटेरियल के खुद के अंदर की इंटरनल फील्ड की वजह से ये मैग्नेटाइजेशन तो रहता है। सो अगर हमें स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन का ही एक्सप्रेशन चाहिए तो हमें एक्सटर्नल फील्ड हटानी पड़ेगी, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड हटा देंगे तब भी जो मैग्नेटाइजेशन का पार्ट अगर बचा हुआ रह गया तो वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। सो स्पॉन्टेनियस के लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड को कर देते हैं जीरो। एक्सटर्नल कौन सी थी, बी थी। तो अब हमारा एक्स क्या हो जाएगा, अब हमारा एक्स यहाँ पर हो जाएगा, ये तो हट गया जीरो, तो हमें मिल रहा है लेमडा म्यू म्यू नॉट एम अपॉन के टी। अब इसमें हम क्या पुट करेंगे, देखो लेमडा म्यू म्यू नॉट अपॉन के टी, ये जो m लिखा हुआ है मैं इसे m एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिख रही हूँ, क्योंकि जो फेरोमैग्नेट होते हैं, आपने देखा होगा कई बार बचपन में हम जो चुंबक से खेलते थे तो हमें हमारे घर वाले बोलते थे कि अरे इसको गर्म मत करो, ये जो इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ये चुंबक जो होता है वो खराब हो जाएगा गर्म करोगे तो बेसिकली हमारे पास वो मैग्नेट्स क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बने हुए होते हैं। सो हमें पता है कि जब उसका गर्म करते हैं तो हम उसका टेम्परेचर रेज करते हैं, सो ऑब्वियसली टेम्परेचर की वजह से उसका जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो इफेक्ट होता है। इसलिए हमने यहाँ पर, क्योंकि अब हम स्पॉन्टेनियस की बात कर रहे हैं, यानी हम पैरा से हट चुके हैं, हम फेरो में जा चुके हैं। सो ये जो m है वो किसका फंक्शन होता है, t का फंक्शन होता है, इसलिए हम यहाँ पर ये लेके चलेंगे, एंड दिस विल बी अवर इक्वेशन नंबर 5। आई होप ये बहुत लंबा जाने वाला डेरिवेशन और बहुत कंफ्यूजन होने वाला आपको। सो आप जितना पढ़ते जा रहे हैं, वीडियो अगर मेरी स्पीड तेज है, क्योंकि मुझे पता है मेरी स्पीड तेज है, तो या तो आप उसका स्पीड का 0.75 पे करके देखिए, या फिर बीच बीच में रुक के अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाइए, और कंफ्यूजन जहां हो वहीं पर रुक जाइए और फिर से रिवाइज कीजिए। सो हमें ये मिल गया। नाउ हम क्या करेंगे, एट टेम्परेचर T इक्वल टू 0, अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू 0 कर दें तो हमारा x क्या होगा। सो जाहिर सी बात, इस x में देखिए x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, है ना। तो आपके पास अगर टेम्परेचर को 0 कर दोगे तो नीचे वाले टर्म 0 होते ही समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। सो x हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होती है या बहुत लार्ज होती है, तो पैरामैग्नेटिज्म वाला लेक्चर रेफर कीजिए, जब x की वैल्यू बहुत ज्यादा, ये वाला x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, उस कंडीशन में bx की वैल्यू हमने क्या ली थी, 1 ली थी। कैसे आई थी मैंने उस टाइम बता दिया था। तो t इक्वल टू 0 पे हमारा x टेंस टू इन्फिनिटी होता है, bx की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर bx की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू क्या होगी। सो जल्दी से इक्वेशन नंबर 3 देखिए, 3 नहीं, इक्वेशन नंबर 2 देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है, ये रहा, m इज इक्वल्स टू एन म्यू बी एक्स। तो bx की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाती है, 1, तो m की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, n इंटू म्यू।
n इंटू म्यू, तो ये आपका हो जाएगा n इंटू म्यू, क्योंकि bx की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। और इस n इंटू म्यू को सपोज हम क्या मान लेते हैं, ms और ब्रैकेट में 0। ये ब्रैकेट में 0 क्यों बोला, क्योंकि m के ब्रैकेट में हम t लेके चल रहे थे और t की वैल्यू हमने 0 कर दी, और 0 पे हमें ऑब्वियसली जो मैग्नेटाइजेशन मिलेगा, क्योंकि हमने कहा ना जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका मैग्नेटिज्म घटता जाता है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो उसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ना चाहिए। तो टेम्परेचर की मिनिमम वैल्यू आप 0 से कम तो कर नहीं सकते, हालांकि 0 भी नहीं कर सकते एट प्रेजेंट तो लेकिन हम 0 केल्विन करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो t इक्वल टू 0 पर हमें जाहिर सी बात है मैग्नेटाइजेशन हाईएस्ट मिलेगा। और इस कंसेप्ट में हम जानते हैं हाईएस्ट मैग्नेटाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। इसलिए यहाँ पर n म्यू को हम लिखेंगे ms0। 0 का मतलब 0 टेम्परेचर, s का मतलब सेचुरेशन, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। ओके, ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसलिए हम इसे कहेंगे सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, संतृप्त चुंबकन। ओके फाइन, हमारा यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 5 है। सो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को एक बार देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 2 हमारे पास थी m इज इक्वल्स टू n म्यू बी एक्स। अब क्योंकि m हमारा टेम्परेचर का फंक्शन है, तो इसी m को अपन क्या लिखेंगे, mt लिखेंगे। तो ये हो जाएगा n म्यू बी एक्स, या फिर यहाँ से देखिए एम टी इज इक्वल टू n म्यू को क्या लिख सकते हैं, ms0। तो ये हो जाएगा ms0 और ये हो जाएगा bx, या फिर इसे लिख सकते हैं mt अपॉन ms0 और ये आ जाएगा b इंटू एक्स। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 आप लेक्चर पीछे करके देखिएगा, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। इक्वेशन नंबर 5 हमें ये मिला था, x इज इक्वल टू लेमडा म्यू म्यू नॉट एम टी अपॉन के टी, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम टी की वैल्यू निकालते हैं। तो एम टी की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगी, एक्स के टी अपॉन लेमडा म्यू म्यू नॉट। अब हम क्या करेंगे, एम एस नॉट से डिवाइड करते हैं, तो एम टी अपॉन ms0, तो राइट हैंड साइड में भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्स के टी अपॉन लेमडा म्यू म्यू नॉट। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, देखो क्या है, ms0 की वैल्यू क्या मिली थी आपको, ये देखिए ms0 की वैल्यू आपको मिली थी n म्यू। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपने ms0 से डिवाइड किया है, तो क्या राइट हैंड साइड में आप n म्यू से डिवाइड करोगे तो बात एक ही होगी ना, बिल्कुल बात एक ही होगी। तो राइट हैंड साइड में हम यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, n इंटू म्यू से। तो ये इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, के टी अपॉन एन लेमडा म्यू स्क्वायर म्यू 0 टाइम्स एक्स, सेम वही एक्सप्रेशन है, थोड़ा आगे पीछे किया है। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब आप जल्दी से इक्वेशन 6 और 7 का लेफ्ट हैंड साइड देखिए, क्या लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यस बिल्कुल सेम है। राइट हैंड साइड में आपके पास अलग अलग वैल्यूज है, तो दो इक्वेशन आपको दी हुई है, दोनों को सॉल्व करने के वैसे बहुत सारे मेथड होते हैं, जिनमें से एक काफी पॉपुलर मेथड होता है विच इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। तो होता क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू आपको एक फंक्शन दिया है, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अगेन y इज इक्वल टू कोई दूसरा फंक्शन दिया है, सपोज 2x+1। तो क्या करते हैं, इन दोनों का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, और उस ग्राफ के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं वो हमारा सोल्यूशन होता है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 6 का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे और इक्वेशन 7 का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, देखेंगे दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, वही हमारा सोल्यूशन होगा। कट करना चाहिए, अगर दोनों दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों के जो ग्राफ होंगे उनका कॉमन पॉइंट हमें मिलना चाहिए। तो अब हम करते हैं ग्राफ प्लॉट। अब ये मत पूछना मुझे कि ग्राफ कैसा आया, कैसे प्लॉट किया है ना, क्योंकि bx जो है वो आपके पास पैरामैग्नेटिज्म वाले में देख लेना। तो सबसे पहले ये जो bx है वो x के इसमें आपको पता है bx में कॉट हाइपरबोलिक का फंक्शन आता है, x पे डिपेंडेंस आती है, तो मैं नहीं बताऊंगी, बस याद रख लो कि इक्वेशन नंबर 6 का मतलब राइट हैंड साइड में bx है, और अगर आपकी श्रद्धा है तो आप x की वैल्यू जो हमें bx का एक्सप्रेशन मिला था कॉट हाइपरबोलिक में, उसमें आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर से वो वैल्यूज चेक कीजिए और ग्राफ बनाइए, आपको ये ग्राफ मिल जाएगा। मैंने वेरीफाई नहीं किया है लेकिन इतना विश्वास है मुझे हमारे वैज्ञानिकों पे। सो हमारे पास इसका जो ग्राफ आता है वो इस तरह से आता है, देखना देखना मैं बनाती हूँ। ये bx का ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ हमें bx का मिलेगा। तो ऊपर हमारे पास क्या मिलेगा, mt अपॉन ms0, ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ग्राफ की।
और किसके रेस्पेक्ट में प्लॉट कर रहे हैं अपन, एक्स के रेस्पेक्ट में प्लॉट कर रहे हैं। तो ये कर्व तो हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 6 का। और 7 का बड़ा आसान है, 7 का मैं समझा सकती हूँ, 7 का मैं आपको समझा सकती हूँ। 7 का इक्वेशन देखिए, ये आपके पास y है, y इज इक्वल्स टू, ये इतना पार्ट कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, सो दिस कैन बी रिप्लेस बाय m। तो y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स। y इक्वल टू mx क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास होके निकलेगी। सो हमारे पास एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि ये जो टर्म आ रहा है इसमें t भी है आपके पास, तो t की अलग अलग वैल्यूज के लिए स्लोप चेंज हो जाएगी, स्लोप आपके पास चेंज हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि ऊपर टी आ रहा है ना, आपका जो स्लोप है वो क्या आ रहा है, के टी अपॉन एन लेमडा म्यू स्क्वायर म्यू जीरो। जैसे जैसे मैं टी बढ़ाऊंगी ग्राफ का स्लोप बढ़ता जाएगा, लेकिन आएगी स्ट्रेट लाइन। सो 3 बना रही हूँ, है ना, एक स्ट्रेट लाइन आपके पास ऐसी आएगी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है बट आप समझ जाना, एक स्ट्रेट लाइन आपके पास ऐसी आएगी और एक स्ट्रेट लाइन आपके पास ऐसी आएगी। ये जो है आपके पास, दिस कर्व इज टी ग्रेटर देन टी सी, दिस कर्व इज टी इक्वल टू टी सी एंड दिस कर्व इज टी लेस देन टी सी। हाँ, ये हमारे पास मिल जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास नीचे से स्लोप हमारे पास जनरेट हो रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है ये तो आपके पास मिल रहा है, किसका ग्राफ है, इक्वेशन 6 का। और ये जो तीनों ग्राफ है ये इक्वेशन 7 के ग्राफ है। इससे पता क्या चलेगा हमें, इससे कैसे पता चलेगा, तो अगर आपको ध्यान से समझ, ये एक तो सारे कर्व एक ही पॉइंट से जनरेट हो रहे हैं, तो ओ पॉइंट जो है वो तो दोनों का एक सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन आपको सिर्फ यहाँ एन पे मिल रहा है, यानी कि दूसरा सॉल्यूशन आपको टेम्परेचर की हर वैल्यू के लिए नहीं मिलेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही मिलेगा। सो वो इसका मतलब फेरोमैग्नेटिज्म के लिए, क्योंकि इक्वेशन 6 और 7 साथ में सेटिस्फाई होनी चाहिए, साथ में सेटिस्फाई होने के लिए जरूरी है कि आपके पास ये कंडीशन ही रहनी चाहिए, टी लेस देन टी सी रहना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा टी इक्वल टू टी सी का मुंह से थोड़ा आगे बन गया, ये टच करता हुआ निकलता है नीचे एकदम, इसको टच करता हुआ, ये टेंजेंशियल जाता है यहाँ पे। सो हमारे पास, अब देखो एक चीज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नेसेसरी कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, तो स्लोप ऑफ कर्व 7 मतलब जो 7 इक्वेशन वाला कर्व, यानी जो स्ट्रेट लाइन बनाया, ब्रैकेट में लिख देती हूँ स्ट्रेट लाइन वाला, स्लोप ऑफ कर्व 7 मस्ट बी इक्वल और लेस देन 6। ये इसका क्या मतलब है, मतलब ये कह रहे हैं कि फेरोमैग्नेटिज्म तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपके पास जो स्ट्रेट लाइन है उसका जो स्लोप है वो पॉइंट ओ पर, मतलब एट पॉइंट ओ, एट पॉइंट ओ, ये लाइन का मतलब समझाती हूँ। इस लाइन का मतलब, कहने का मतलब ये है कि आपके पास, अगर आपने 6 का कर्व बना लो, सबसे पहले ये 6 इक्वेशन का कर्व था, इस 6 इक्वेशन का ओ पॉइंट पे स्लोप, ओ पॉइंट पे स्लोप का मतलब यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है θ1। तो अगर आपको स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन चाहिए तो आपको जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, यानी कर्व 7 क्या था, स्ट्रेट लाइन था। स्ट्रेट लाइन आपके पास अगर आपको बनाना है और आपको स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन चाहिए तो वो तभी पॉसिबल होगा जब ओ पॉइंट पे, यानी जहां से ये स्ट्रेट लाइन शुरू हो रही है, क्योंकि ये जो कर्व है वो आगे जाके मुड़ रहा है, ओ पॉइंट के पास में तो ये भी स्ट्रेट लाइन की तरह है, तो ओ पॉइंट के पास में, क्योंकि आपका कर्व 7 भी स्ट्रेट लाइन है, कर्व 6 भी स्ट्रेट लाइन है, फर्क सिर्फ इतना है कि कर्व 6 आगे जाके मुड़ जाता है और कर्व 7 आगे जाके भी नहीं मुड़ता है, वो आगे जाके भी स्ट्रेट लाइन रहता है। तो आगे तो ये मुड़ गए, तो हम आगे का नहीं करेंगे, हम सिर्फ ओ पॉइंट पे जहां से दोनों जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि वहां दोनों ही स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहे हैं, तो दोनों का स्लोप हम देखेंगे। और अगर आपको फेरोमैग्नेटिज्म चाहिए तो आपको स्पॉन्टेनियस चाहिए, अगर आपको स्पॉन्टेनियस चाहिए तो दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन तभी होगा जब आपका जो कर्व 7 की स्ट्रेट लाइन है
वो इस O पॉइंट पर θ1 से नीचे से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लाइन देखो θ1 से ऊपर की तरफ शुरू हुई, पहले से ही आगे का एंगल है तो आगे जाके कभी इसको कट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने θ1 से नीचे से शुरू कर दी तो ये पक्का आगे जाके एक दूसरे को एन पॉइंट पे कट करेगा। सो अगर θ1 किसका स्लोप है? 6 का स्लोप है। θ1 इक्वेशन 6 का स्लोप है, तो आपके पास जो इक्वेशन 7 है उसका स्लोप क्या होना चाहिए? θ1 से कम होना चाहिए। θ2 है तो θ2 जो है दैट मस्ट बी लेस देन θ1, यानी ये कर्व 7 का स्लोप है और ये कर्व 6 का स्लोप है। कौन से पॉइंट पर? एट पॉइंट O। तो ये लाइन जो लिखी है पढ़ के सुनाती हूँ। फॉर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन स्लोप ऑफ कर्व 7 जो कि θ2 है मस्ट बी इक्वल और लेस देन 6, छठे कर्व की, यानी जो कर्व वाला है उसकी स्लोप से O पॉइंट पे कम होना चाहिए। मतलब ये इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है कि ये जो नीली वाली लाइन दिख रही है ना, आपकी स्ट्रेट लाइन को इसके नीचे से शुरू करोगे तो आगे जाके इंटरसेक्शन होगा, अगर ऊपर से शुरू कर दिए तो कभी इंटरसेक्शन नहीं होगा, और अगर इंटरसेक्शन ही नहीं होगा इसका मतलब दोनों इक्वेशन साथ में कभी सेटिस्फाई नहीं होगी, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा और आपका फेरोमैग्नेटिज्म खतरे में है। सो हमें एक कंडीशन मिल चुकी है, आई होप आप समझ में आ चुका है आपको। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों का स्लोप क्या है? इक्वल कराना पड़ेगा, मतलब छोटा कराना पड़ेगा ना, तो अब स्लोप इक्वल कराते हैं। स्लोप कहाँ हो रहा है? नियर पॉइंट O, यहीं से जनरेट हो रही है तो यहीं पर एंगल देखेंगे, क्योंकि आगे जाके तो एक सीधा है और एक मुड़ रहा है तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहां से शुरू हो रहे हैं वहां 6 नंबर भी स्ट्रेट लाइन है और 7 नंबर भी स्ट्रेट लाइन है। तो हमें कहां पर लेना है? क्योंकि ये x की वैल्यूज है, तो ये जो स्लोप आप कंपेयर करवा रहे हो, क्योंकि ये बहुत O पॉइंट के बिल्कुल नजदीक है, यानी ये जो स्लोप का कंपेरिजन होगा वो कहां पर होगा? when x is very very less than 2, क्योंकि ये जो कंडीशन है वो कहां पर मिल रही है आपको? नियर पॉइंट O, ओरिजिन के बिल्कुल पास में मिल रहा है आपको। सो जब x की वैल्यू बहुत कम होती है तो जो bx आता है दैट इज नियरली इक्वल टू j+1/j, एंड ये हो जाएगा x/3। अब ये कैसे आया? ये पैरामैग्नेटिज्म के अंदर मैंने आपको पढ़ाया होगा यार, x इज वेरी वेरी लेस देन 1 में। आई डोंट नो कि ये मैंने अगर आपको पढ़ाया है कि नहीं है पढ़ाया है। हाँ, ये मैंने आपको करवा रखा है, मैं टॉपिक बता देती हूँ आपको। क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म वाला लेक्चर देखिएगा। क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म में हमने 2 केस पढ़े थे, वीक मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जो वीक मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था उसमें ये चीज आपको मिल जाएगी, है ना। सो मैं बता नहीं रही हूँ कैसे आया, ये करा हुआ मिल जाएगा आपको। सो एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1 पे आपका bx ही हो जाएगा। सो एज यू कैन सी bx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ गया, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। सो हमारा फ्रॉम इक्वेशन 6। सो अब इक्वेशन नंबर 6 में हमें क्या मिला था? इक्वेशन नंबर 6 में हमारा था mt/ms0 इज इक्वल्स टू क्या था? bx था। अब उस bx की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? j+1/j x/3। और इक्वेशन 7 एज इट इज लेंगे। इक्वेशन 7 के अंदर हमारे पास इक्वेशन, ओके होल्ड ऑन, तो इक्वेशन नंबर 6 हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 8। और इक्वेशन 7 हमारे पास कौन सी थी? जो हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन का था। तो अब हमारे पास दोनों के स्लोप आ चुके हैं। अब एक बार आगे का नहीं बनाते हैं, अब एक बार बना लेते हैं इक्वेशन 6 जो कि आगे जाके मुड़ रहा है, तो मुड़ा वाला पार्ट नहीं बनाया, ये 6 का स्लोप है। और 6 से हमें स्लोप आपको दिख रहा होगा, दिस इज योर y, दिस इज योर x, तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। तो 6 का जो स्लोप है ना, उसको मैं लिख देती हूँ स्लोप ऑफ 6। ये लिखो यार, ज्यादा सही रहेगा, स्लोप ऑफ इक्वेशन 6। और हमें पता है ये ओरिजिन के पास में क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए स्लोप ऑफ 7 से, क्योंकि 7 अगर नीचे से आया, नीचे वाली स्ट्रेट लाइन जाएगी तभी आगे जाके एक दूसरे को कट कर पाएंगे, और ये आपका है 7 का स्लोप। तो 6 का स्लोप तो आपको कहाँ से दिख रहा होगा? ये है आपके पास j+1/j, और नीचे 3 भी है, सो ये 3 हो जाएगा। और स्लोप 7 जो है वो हमारे पास कितना था? KT/n लैम्डा म्यू स्क्वायर म्यू नॉट, देख लीजिएगा आप ऊपर से। सो ये हमारे पास कंडीशन आ जानी चाहिए, राइट। अब हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ये एक तो है, ये सिचुएशन देखिए लेस देन के केस के अलावा कहाँ कहाँ पर वैलिड है, ये लेस देन है। अगर आप यहाँ पर और करते हो तो देखो ये भी लेस देन है। एक आपके पास अगर इक्वल करते हो, तो मैंने तो इक्वल वाला कर्व थोड़ा ऊपर बना दिया, लेकिन इक्वल वाला जो कर्व है वो काफी पास से निकल जाता है, यानी इक्वल वाले कर्व में क्या होगा? आपके पास ओ से लेके थोड़ी रेंज तक
एक रेंज तक काफी 6 कर्व के ऊपर ऊपर चलेगी स्ट्रेट लाइन, अगर ऊपर ऊपर चलेगी तो भी हमें मंजूर है। तो अगर आपके पास एक तो लेस देन वाला तो हो जाएगा, और एक इक्वलिटी वाला भी हम इसमें क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो ये आपके पास ग्रेटर देन इक्वल कर लेंगे, इसको भी आप क्या कर लो, ग्रेटर देन इक्वल कर लो, है ना। इक्वलिटी वाले में क्या होगा, वो उसके ऊपर ऊपर चलेगा, ऊपर ऊपर चलेगा तो भी काफी सॉल्यूशन कॉमन हो जाएंगे दोनों के, है ना। तो ये कंडीशन इक्वलिटी के लिए भी है, बाकी ग्रेटर देन तो है ही। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें, सो टी लेस देन इक्वल टू, बाकी सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, टी को एक साइड रखो, तो हमें मिल जाएगा लैम्डा म्यू नॉट अपॉन 3k एन म्यू स्क्वायर एंड जे प्लस 1 अपॉन जे। सो टेम्परेचर की वैल्यू अगर इस रेंज से कम होगी, और इस टर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे टीसी से, सो वेयर हमारा टीसी कितना आ जाएगा, टीसी आ जाएगा लेमडा म्यू नॉट अपॉन 3k एन म्यू स्क्वायर एंड जे प्लस 1 अपॉन जे। सो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, टी लेस देन इक्वल टू टी सी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 9, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 होगी, ध्यान रखना। तो अगर फॉर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, फॉर स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन या फिर फेरोमैग्नेटिज्म के लिए कंडीशन हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस का मतलब ही क्या होगा, फेरोमैग्नेटिज्म, कि मटेरियल का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टीसी से कम होना चाहिए। इसका मतलब टीसी से ऊपर आपके पास फेरोमैग्नेटिक एग्जिस्ट नहीं करेगा, टीसी से कम तक करेगा। और ये मैंने वैसे भी आपको शुरुआत में एक वो बताई थी, क्या बताई थी यार, टेबल बताई थी, उसमें मैंने आपसे ग्राफ बताया था मैंने आपको, इफ यू रिमेम्बर फेरोमैग्नेटिज्म का ग्राफ कैसा बनाया था, याद है आपको, ससेप्टिबिलिटी का ग्राफ बनाया था टी के साथ में, और ग्राफ कुछ ऐसा था कि यहाँ तो फेरोमैग्नेटिज्म एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही इस टेम्परेचर से आगे गए वो पैरामैग्नेटिज्म में आ गया था, और ये ग्राफ था, यहाँ पर टीसी की वैल्यू थी। तो ये पिक्चर यहाँ से क्लियर हो गई होगी आपको कि फेरोमैग्नेटिज्म कब एग्जिस्ट करेगा, जब उसके टेम्परेचर की वैल्यू टीसी से कम होगी, टीसी से ज्यादा होते ही वो क्या बन जाएगा, पैरा बन जाएगा। तो ये यहाँ पर वेरीफाई भी हमने कर लिया है। इसके बाद देखिए, अब इसमें हम क्यूरी वाइज लॉ पे आ जाते हैं, इसी के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे अब इसके कुछ पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट हमारा है जो कि हमने पढ़ रखा है लेकिन डिराइव करेंगे, क्यूरी वाइज लॉ। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 8। 4 से x की वैल्यू निकाल के 8 में रखना है, तो सबसे पहले मैं 8 को रख लेती हूँ। 8 इक्वेशन कौन सी है, ये देखिए ये इक्वेशन नंबर आपके पास 8 दिख रही होगी, तो मैं इक्वेशन 8 को पहले लिख लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। j+1 x/3, j+1/3j, और ये था x, है ना। अब x की वैल्यू इक्वेशन 4 से देखते हैं, ये रही इक्वेशन नंबर 4, x, ये रही x की वैल्यू। अभी मैंने b इक्वल टू 0 नहीं रखा है यहाँ पे, है ना। सो म्यू बाय के टी बी प्लस लेमडा म्यू नॉट एम, तो j+1/3j म्यू बाय के टी बी प्लस लेमडा म्यू नॉट एम है, देखो एम लिखा हुआ है, उस एम की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, एम टी लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एम जो है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, और इधर हमें मिल रहा है एम टी अपॉन एम एस नॉट, ये हमारा जाएगा। हम जानते हैं कि इस एम एस नॉट की वैल्यू कितनी है, एन इंटू म्यू है, ऊपर लिख रखा है आपने। सो एम टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इन मतलब इस एन म्यू रख के और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आगे लेके चले जाते हैं, तो j+1/3j, एन म्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक म्यू ऑलरेडी है, तो एन म्यू स्क्वायर अपॉन के टी बी प्लस लेमडा म्यू नॉट एम इंटू टी, ये हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करना है, देखो इधर भी एम टी का है फॉर्म, इधर भी एम टी का है, एम टी वाले टर्म को एक साइड ले लो, तो ये टर्म अंदर मल्टीप्लाई करो, और फिर एम टी वाले टर्म को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, जो कि आप करना, मैं नहीं करूंगी। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस j+1/3j, इधर हमारे पास मिल जाएगा एन म्यू स्क्वायर अपॉन के टी, और ये आ जाएगा लेमडा म्यू नॉट, और हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, j+1/3j, और ये हमारे पास हो जाएगा एन म्यू स्क्वायर अपॉन के टी, और ये हो जाएगा बी।
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन के अंदर एक तो टर्म पुट करेंगे टीसी, है ना, इसमें हम पुट करेंगे पुट टीसी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा म्यू स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन के, और ये हमें मिलेगा J+1/3J। ये तो हमें मिला हुआ ही था अभी, है ना, ये हमें मिला हुआ था टीसी की वैल्यू, ऊपर हमें इक्वेशन नंबर 9 में मिल गई होगी। ये देखो इक्वेशन नंबर 9, लैम्डा म्यू नॉट अपॉन के, और हमारे पास ये एन म्यू स्क्वायर है, सेम टू सेम वही है, बिल्कुल करेक्ट है। ये इक्वेशन नंबर 9 जो है यही हमने, एक तो हम टीसी की जगह रखेंगे, एक हम पुट करेंगे C इज इक्वल्स टू विच इज क्यूरी कांस्टेंट J+1/3J, और ये आ जाएगा एन म्यू स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन के। अब आप सोचेंगे कि ये C कैसे आया, तो ये C हमारे पास मैंने आपको पढ़ाया था क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ओके, क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म में आप रेफर कीजिएगा, मैं साइड में लिख रही हूँ, आपको ढूंढना आसान रहेगा। क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म में हमें ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू, फाइनल वैल्यू देखना क्या मिली थी हमारे पास, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू हमें मिली थी, मतलब फाइनल जो मिली थी उससे जस्ट दो 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 स्टेप ऊपर मिलेगा आपको। पी इफेक्टिव मैंने जहां लिखवाया था, उस पी इफेक्टिव के पहले वाला टर्म देखिएगा, म्यू नॉट एन जी स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर जे J+1/3 KT, 3 KT। प्लीज ये रेफर कर लीजिएगा, ये क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म के अंदर मैंने डिराइव करवा रखा है। अब इसी के अंदर हमें, और हमें पता है कि पैरामैग्नेटिज्म के लिए काई कितना होता है, C/T होता है, क्यूरी कांस्टेंट अपॉन टी। दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करोगे तो बस इस टी को हटा दो, इसका मतलब इस टी को हटाने के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, C है। सो म्यू नॉट एन जी स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर जे J+1/3 के, ये अपना हो गया ये। अब हमें क्या करना है, एक काम और करो, इस एक्सप्रेशन में ऊपर नीचे जे से मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, जे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हुआ क्या म्यू नॉट एन जी स्क्वायर म्यू बी स्क्वायर, ये वाला जे और ये वाला जे मिलके क्या हो गया, जे स्क्वायर, और बचा हुआ टर्म क्या है, J+1, और नीचे आपके पास क्या मिल रहा है, 3 के, तो ये रहा, और जे ये रहा, 3 KJ। अब एक चीज ध्यान रखना, अभी अभी हमने जब से ये फेरोमैग्नेटिज्म स्टार्ट किया है, उस टर्म में ये देखो एक बार, जी म्यू बी जे, मैंने आपको क्या बताया था, हम म्यू को क्या मान के चलेंगे, म्यू इज इक्वल्स टू जी म्यू बी जे, ये ऊपर स्टार्टिंग में लिख रखा है मैंने, तो इस जी म्यू बी जे को आप क्या लिख सकते हो, म्यू का स्क्वायर लिख सकते हो, सो म्यू नॉट एन म्यू स्क्वायर, और क्या मिल जाएगा आपको, J+1, और नीचे कितना आ जाएगा, 3 KJ। ये सी का है। अब देखिए हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे देखो सी, J+1 एन म्यू स्क्वायर म्यू नॉट, J+1 एन म्यू स्क्वायर म्यू नॉट, नीचे कितना है, 3 JK, नीचे कितना है, 3 JK, तो ये मैंने सी यहाँ से लिया है, ये हम सी रखेंगे, ये सेम वही सी है जो हमें पैरामैग्नेटिज्म में मिला था। सो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में कहाँ पुट करोगे आप इसको, तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन अब हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ से ये इक्वेशन क्या मिलेगी, ये एम्प्टी तो रहने दो, ब्रैकेट में 1 में हमारे पास क्या मिल सकता है हमें, ये वाली चीज को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या हम इसे लिख सकते हैं, TC/T एन म्यू स्क्वायर लेमडा म्यू नॉट, यस 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 यस। अब देखना एक बार कौन कौन सा टर्म है जो मैंने ब्लैक कलर के लूप में लूंगी, बस वो देखना, इस टी को छोड़ दो, ये लो, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, क्या ये टीसी है, यस ये टीसी है, तो 1 - TC/T आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको J+1/3J एन म्यू स्क्वायर अपॉन के, लेकिन यहाँ पे अपन को टी मिल रहा है, तो सबसे पहले तो इस बी और टी को हटाओ, है ना, ये अलग से है, ये हमें लिखना पड़ेगा, तो यहाँ इसको लिख लो B/T। अब रिमेनिंग पार्ट में आपके पास क्या आ रहा है, हमारे पास सी में क्या है, म्यू नोट है, इस म्यू नोट को पकड़ के इधर सी के नीचे लेके आओ, तो C/म्यू नोट क्या मिलेगा, वो यहाँ लिख रही हूँ एक बार के लिए, C/म्यू नोट क्या मिलेगा, J+1/3J एन म्यू स्क्वायर अपॉन के, एन म्यू स्क्वायर अपॉन के, क्या वो ये टर्म यहाँ पे है, ये रहा J+1
एन म्यू स्क्वायर अपॉन के और 3j। तो ये सारी की सारी वैल्यू किसके बराबर है, c बाय म्यू नॉट, यानी यहाँ पे आ जाएगा c बाय म्यू नॉट। थोड़ा सा और आप खुद से भी कीजिएगा, वैसे मैंने समझा दिया है सारा। तो ये हमारे पास आ जाएगा। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अब हमें और क्या करना है यार, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एम टी एलसीएम लो, टी माइनस टी सी अपॉन टी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन टी म्यू नॉट। तो यहाँ से टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें, इस म्यू नॉट को ऊपर भेजिए। सो म्यू नॉट एम टी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन टी माइनस टी सी लिख सकते हैं। आई होप ये समझ में आ चुका है। ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, म्यू नॉट एम अपॉन बी, प्रीवियस सेशन में बता रखा है। एम की जगह क्या लेंगे, एम टी लेंगे। सो ऊपर वाले एक्सप्रेशन से इस बी को नीचे लेके आ जाओ। सो ये वैल्यू कितनी मिल रही है, सी अपॉन टी माइनस टी सी। एंड इफ यू रिमेम्बर, मैंने फेरोमैग्नेटिज्म के लिए जब ग्राफ प्लॉट करवाया था आपको, ये टी सी था, ये हमारे पास जीरो था, सॉरी ये टीसी था हमारे पास, और ये टेम्परेचर की वैल्यू थी। और यहाँ पे मैंने कहा था कि ये फेरोमैग्नेटिज्म होता है, यहाँ से वो पैरा बन जाता है, और काई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी अपॉन टी माइनस टी सी। तो जब टी की वैल्यू आप टीसी के इक्वल पुट करोगे, तब काई की वैल्यू आपके पास क्या होगी, इन्फानाइट होगी। तो आप देख लीजिए, जैसे ही टी इक्वल टू टीसी किया, ये काई कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड, ये वाला जो लॉ होता है, दिस इज कॉल्ड क्यूरी वाइज लॉ। आई होप आपको समझ में आ चुका है। एक चीज और इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा यार, बाप रे बहुत कंफ्यूजन है इसमें। टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन की टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंस होती है वो हमें देखना है। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 9, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 9, मैं 7 और 9 को लिख देती हूँ जल्दी से, ऊपर इतना स्क्रॉल नहीं करूंगी। इक्वेशन 7 हमारे पास ये थी, इक्वेशन 7 हमारे पास थी एम टी अपॉन एम एस नॉट इज इक्वल्स टू के टी अपॉन एन लेमडा म्यू स्क्वायर म्यू नॉट टाइम्स एक्स। ये तो इक्वेशन 7 थी। और इक्वेशन 9 भी लिख देती हूँ मैं। इक्वेशन 9 हमारे पास थी टी सी इज इक्वल्स टू लेमडा म्यू नॉट अपॉन 3k एन म्यू स्क्वायर जे प्लस 1 अपॉन जे। ये इक्वेशन 9 थी। हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 और 9 को मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों का एलएचएस मल्टीप्लाई करो सबसे पहले। इसका एलएचएस ये मिला और इसका एलएचएस ये मिला, दोनों का आरएचएस में मल्टीप्लाई करो, के टी एक्स अपॉन एन लेमडा म्यू स्क्वायर म्यू नॉट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेमडा म्यू नॉट अपॉन 3k एंड म्यू स्क्वायर जे प्लस 1 अपॉन जे। ओके, जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। यहाँ पे लेमडा से लेमडा गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट गया, म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर गया, के से हमारा के चला गया, और क्या जाएगा, जे प्लस 1 अपॉन, एक तो 3j आ जाएगा और एक टी एक्स मिलेगा, एन से एन भी गया, एन से एन भी गया। सो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है जे प्लस 1 अपॉन 3j, एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा टी एक्स। ओके, ये हमारे पास टी एक्स आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। देखिए एम टी अपॉन एम एस नॉट इज इक्वल्स टू, टी सी इधर है ना, लेफ्ट हैंड साइड में है, उसको राइट हैंड साइड में भेज दो, तो जे प्लस 1 अपॉन 3j, और ये आ जाएगा टी बाय टी सी, और ये आ जाएगा एक्स। और हमारे पास एक इक्वेशन थी, इसे हम इक्वेशन मानेंगे 13। बाप रे 13 आ जाएगा तो बाकी कहाँ गए हमारे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 11 क्या है। सबसे पहले लास्ट इक्वेशन हमने कौन सी दी है, ये हमारे पास कोई सी दी नहीं है यार। लास्ट इक्वेशन हमारे पास 9 थी, 9 थी, तो इक्वेशन नंबर 10 हमारे पास है ये, इक्वेशन नंबर 10 होगी टी लेस देन टी सी। इक्वेशन नंबर 11 हमारे पास होगी जहां हमने क्यूरी कांस्टेंट मिला था, ये इक्वेशन नंबर 11 है। और इक्वेशन नंबर 12 हमारे पास होगी क्यूरी वाइज लॉ, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 12 होगा। ओके, तो अब हमें जो इक्वेशन मिली है, दिस इज इक्वेशन नंबर 13, ये हमारे पास 13 हो जाएगा। और हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 6, फ्रॉम इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 हमें मिली थी एम टी अपॉन
ms0 इज इक्वल टू bx। अब सेम वही चीज हो रही है कि आपके पास इक्वेशन 13 और 14 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है जबकि राइट हैंड साइड अलग है। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। अब ग्राफिकल मेथड से मैं वापस से अपन ग्राफ नहीं मतलब नहीं बना रही हूँ, सिर्फ रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। जब इनको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, mt अपॉन ms0 वर्सेस t/tc। इस बार देखो x के साथ प्लॉट नहीं किया है, x के साथ प्लॉट नहीं किया है, किसके साथ प्लॉट किया है, टेम्परेचर के साथ प्लॉट किया है। जब टेम्परेचर के साथ प्लॉट करते हैं तो आपको मैं दो ग्राफ बना रही हूँ। एक ग्राफ है आपका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ और एक ग्राफ आपका होगा थ्योरेटिकल ग्राफ। तो एक्चुअल में जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन की जाती है उससे इसका जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है, वो मतलब पैराबोला आ रहा है, उल्टा पैराबोला आ रहा है, इस तरह का ये ग्राफ था। देखो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था। अब जब कैलकुलेशन की गई है ना, कैलकुलेशन की गई तो जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्राफ आया था बिल्कुल वैसा सा दिखना चाहिए। तो हमें पता है कि इस bx के एक्सप्रेशन में j अपीयर होता है, राइट, j अपीयर होता है, और यहाँ पर भी आपके पास j अपीयर हो रहा है। तो 13 और 14 के अंदर j की तीन वैल्यूज रखी गई। समझना, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। j इज इक्वल टू 1/2 के लिए ये ग्राफ प्लॉट किए गए, j इक्वल टू 1 के लिए ग्राफ प्लॉट किए गए, और j इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए ग्राफ प्लॉट किए गए। मतलब j की तीन वैल्यूज रख के 13 और 14 को साथ में प्लॉट किया गया, इंटरसेक्शन पॉइंट जो आए उनको मिला के ये फाइनल ग्राफ बनाया गया। तो ये जो फाइनल ग्राफ है, थ्योरेटिकल जो ग्राफ, ये एक्सपेरिमेंटल तो ऐसा आ चुका था, अब इनको चाहिए था कि थ्योरेटिकल ग्राफ लाओ, तो इन्होंने j की अलग अलग वैल्यूज के लिए प्लॉट किया। देखा कि j इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए जो ग्राफ मिलता है वो इस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से मैच नहीं किया। j इक्वल टू 1 के लिए जो ग्राफ प्लॉट किया था वो भी इस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से प्लॉट नहीं किया, और j इक्वल टू 1/2 के लिए जब ग्राफ प्लॉट किया गया था तो वो ग्राफ ऐसा दिख रहा था। अब ये डॉटेड वाला प्लॉट कर रही हूं मैं, काफी हद तक सिमिलर है। तो ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया ये बिल्कुल मैच हो गया, किस वैल्यू के लिए, j इक्वल टू 1/2 के लिए मैच हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि j इक्वल टू 1/2 के लिए मैच होने का मतलब ये है कि जो फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर, फेरोमैग्नेटिज्म के लिए या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होता है, जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होता है, वो उसके लिए जो जिम्मेदार चीज होती है वो होता है स्पिन मोशन, स्पिन पार्ट। स्पिन पार्ट का क्यों बोला मैंने, देखो हमारे पास पता था कि फेरोमैग्नेटिज्म कौन से मटेरियल में होगा, जिनके ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड ना हो। कंप्लीटली फिल्ड नहीं होने का मतलब ये होगा कि सपोज आपके पास ये सिचुएशन है, ये दोनों कंप्लीटली फिल्ड है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला इलेक्ट्रॉन, इनका क्या होगा, स्पिन जो है वो कैंसिल आउट नहीं हुआ। इसमें तो स्पिन कैंसिल आउट हो गया तो नेट स्पिन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन इसका स्पिन कैंसिल आउट नहीं होगा, इसका नहीं होगा, तो दोनों मिलके स्पिन पार्ट की वजह से क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। इसी तरह से कि इनके ऑर्बिटल मोशन भी हो रहे हैं, ऑर्बिटल मोशन के अंदर भी इसको कैंसिल आउट करने वाला कोई नहीं है। सपोज ये मतलब इस सिचुएशन में मुझे इस तरह से देना, ठीक है छोड़ो, +1 0 -1, तो कुछ ना कुछ इनका ऑर्बिटल पार्ट भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। सो ऑर्बिटल आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन भी आ रही है और स्पिन मोशन भी आ रही है। अब दोनों की वजह से पता नहीं था, पहले तो लग रहा था कि फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर हो सकता है दोनों में से कोई एक ज्यादा डोमिनेट कर रहा हो। तो ये जो जो ग्राफ आया था इसमें जो j की वैल्यू 1/2 आई थी, उससे ये पता चल गया कि ऑर्बिटल मोशन डोमिनेट नहीं कर रहा है, स्पिन पार्ट डोमिनेट कर रहा है। कैसे, देखो j आपके पास क्या होता है, j आपके पास होता है या तो l-s कर दो या फिर l+s कर दो। तो j की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि ये j होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का टोटल होता है। या तो ये प्लस हो सकता है या तो ये माइनस हो सकता है। हम जानते हैं कि स्पिन की केवल एक वैल्यू पॉसिबल है, यानी s की वैल्यू तो आपके पास क्या हो सकती है, 1/2 ही हो सकती है। ये कांस्टेंट होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन हाफ पार्टिकल है, तो उसके लिए s की वैल्यू हमेशा 1/2 होगी। और ये जो l है, l आपके पास कभी भी हाफ इंटीजर नहीं होता है, क्योंकि l की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, s के लिए 1 हो सकती है, p के लिए 2 हो सकती है, d के लिए 3 हो सकती है। तो अगर आपके पास L के अंदर तो कहीं पर भी 1/2 टर्म आएगा ही नहीं, कहीं 1/2 टर्म आएगा ही नहीं। तो अगर आप S की वैल्यू, सपोज मान लीजिए स्पिन की, अगर स्पिन नहीं होता, अगर स्पिन का रोल नहीं होता, तो जो J की वैल्यू है वो आपके पास क्या आती, L के इक्वल आती, यानी J की वैल्यू आपको क्या मिलती, इंटीजर मिलती।
अगर स्पिन का रोल ज्यादा नहीं होता, स्पिन डोमिनेट नहीं करता, मान लीजिए कि किसी दो इलेक्ट्रॉन्स है और उनका नेट स्पिन कैंसिल आउट होकर जीरो हो चुका है, स्पिन पार्ट को जीरो कर दिया आपने, तो अब जे की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, एल के इक्वल आएगी, और जे हमेशा आपको क्या मिलेगा, इंटीजर। इसलिए इन्होंने क्या किया, जे की वैल्यू 1 रख के देखी, तो इन्होंने जे की वैल्यू 1 रख के देखी तो आपको एक्सपेरिमेंटल ग्राफ जो है वो मिला ही नहीं। इसका मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए सिर्फ अकेली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल मोशन जिम्मेदार नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर एल ना होता, एल ना होता और सिर्फ स्पिन होता तो जे की वैल्यू आपके पास कितनी आती, एल प्लस माइनस एस का मोड आता। एल को जीरो कर दो, एल को जब जीरो कर दोगे तो जे की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो प्लस माइनस, और स्पिन है मान लीजिए एक ही इलेक्ट्रॉन आपके पास, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो मान लीजिए एस ऑर्बिट में है, तो एस ऑर्बिट में होने की वजह से एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन उसका एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन अप या फिर स्पिन डाउन तो होगा, तो उसका स्पिन का वन कितना ले लिया आपने, 1/2 ले लिया। तो ऐसी सिचुएशन में जो जे है, जे की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, जे की वैल्यू आपके पास आ रही है 1/2, और जे की 1/2 के लिए रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है, जे की, तो जे इक्वल टू 1/2 के लिए आपको ग्राफ क्या मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है। इसका मतलब एल अगर ना हो तो भी अकेला स्पिन जो है फेरोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में फेरोमैग्नेटिज्म है वो मेनली स्पिन पार्ट की वजह से आता है, स्पिन मोशन की वजह से आता है, ना कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से। तो ये इसलिए हमने समझा था इसको। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू कि एक लाइन लिखी हुई है आपकी बुक के अंदर कि जो फेरोमैग्नेटिज्म है दैट इज मेनली ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो आई होप वो चीज अपन को समझ में यहाँ पर आ गई है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, उसके लिए अलग से सेशन क्या बनाना वो समझ लीजिए आप, पैरामैग्नेटिक रीजन। पैरामैग्नेटिक रीजन एक्चुअल में होता क्या है कि जब फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर हमें पता है टीसी से कम टेम्परेचर रखेंगे तो फेरोमैग्नेटिक है, टीसी से ज्यादा होते ही वो क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेट बन जाएगा। अब पैरामैग्नेट के लिए हम जानते हैं काई इज इक्वल टू होता है सी बाय टी, और फेरोमैग्नेट के लिए हमने देखा काई होता है सी अपॉन टी माइनस टी सी। तो अगर मैं यहाँ पर 1/काई की वैल्यू निकालूं तो 1/काई की वैल्यू हो जाएगा टी बाय सी, और 1/काई को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सपोज 1/सी मल्टीप्लाई बाय टी। सपोज दिस इज योर y, ये y एक्सिस पे रख देते हैं और t को हम रख देते हैं x एक्सिस पे, तो ये ग्राफ कैसा मिल रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स, है ना, क्योंकि 1/c तो कांस्टेंट होगा। तो स्ट्रेट लाइन आएगी आपके पास, और ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि जीरो से शुरू हो रही हो, ओरिजिन से पास हो रही हो। दिस इज y यानी कि 1/काई, और दिस इज x यानी कि t। ये बात हो गई पैरामैग्नेट के लिए। यहाँ पर ये चीज करते हैं तो 1/काई आ जाएगा t माइनस टी सी अपॉन टी, या फिर सॉरी सी, या फिर इसके 1/काई इज इक्वल टू टी अपॉन सी माइनस टी सी अपॉन सी। अब ये आपके पास इसको या फिर ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1/सी टी माइनस टी सी अपॉन सी। ये हमारा हो गया y, ये हमारा हो गया x, 1/c हमारा कितना हो जाएगा m, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन जीरो से पास नहीं होती है। सो जब आप x की वैल्यू जीरो कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस सी, यानी कि ये लाइन ऐसी जाएगी, ये लाइन ऐसी बनेगी। अब आपका y एक्सिस पे हो जाएगा 1/काई और x एक्सिस पे हो जाएगा t। सो दिस इज द ग्राफ फॉर फेरोमैग्नेट एंड दिस इज द ग्राफ फॉर पैरामैग्नेट। सो पैरामैग्नेट के लिए क्या आ रहा है आपके पास, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन जीरो से स्टार्ट हो रही है, और जबकि आपके पास फेरोमैग्नेट के लिए ये लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, तो ये वाला पॉइंट जो है दिस इज द पॉइंट, ये आपका होगा टीसी। यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, टीसी मिलेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देख लीजिए टी इज इक्वल टू जब आप टीसी करेंगे तो आपके पास काई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। सो यहाँ पर हम 1/काई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। रख के देखो इस टी की जगह टीसी, इसकी जगह टीसी रख दोगे तो टीसी बाय सी माइनस टीसी बाय सी कितना हो रहा है, जीरो। तो यहाँ पर टी इक्वल टू टीसी रखोगे तो उस कंडीशन में 1/काई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये हमारा थ्योरेटिकल ग्राफ है, ये हमने फॉर्मूले से प्लॉट किया है क्योंकि क्यूरी वाइज लॉ हमें पता है। जब एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ड्रॉ किया गया फेरोमैग्नेट के लिए तो थ्योरेटिकल ग्राफ हमारे पास कैसा आ रहा है, अभी मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल ग्राफ कैसा आना चाहिए हमारे पास। मैं अब ये नीचे वाला पार्ट ना बनाऊं, देखो मैं केवल ऊपर वाला पार्ट बना रही हूँ।
मैं सिर्फ ये ऊपर वाली लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये लाइन मैंने ओरिजिन से शुरू नहीं क्यों नहीं की, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। मैं यहीं से शुरू करूंगी फेरो के लिए, है ना। तो फेरो के लिए थ्योरेटिकल ग्राफ हमारा केवल पॉजिटिव एक्सिस में बनाएंगे तो वो ऐसा आ जाएगा, तो 1/काई का ग्राफ हमारे पास टी के साथ ऐसा आना चाहिए, एंड दिस शुड बी थीटा सी। ये हमारा थ्योरेटिकल ग्राफ है, थ्योरेटिकल ग्राफ है। जब एक्सपेरिमेंटल ग्राफ प्लॉट किया गया तो वो ऐसा दिख रहा था। मतलब स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन जो आगे जाके मुड़ जाती है, मतलब अगर मैं इसको पूरा स्ट्रेट लाइन प्लॉट करूं तो ये टीसी यहाँ आना चाहिए, तो एक्चुअल में ये टीसी पर कट ना करके एक दूसरे पॉइंट पे जीरो होता है, और उसको हम नाम दे देते हैं थीटा एफ। ठीक है, इस थीटा एफ को, अब टीसी तो आपका क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर होता है, क्यूरी टेम्परेचर। तो इस थीटा एफ को क्या नाम दिया गया, थीटा एफ को नाम दिया गया फेरोमैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर, फेरो मैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर, इसको नाम दिया गया फेरोमैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर। एक्चुअल में जो ग्राफ है वो किसके लिए आया, फॉर FeCO(Ni)। ये जो ग्राफ इस तरह का आया था, ये आया था आयरन, कोबाल्ट, निकल के लिए। सो फिर FeCO(Ni) के लिए जब 1/काई में और टी में ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो एक्सिस के पास में वो स्ट्रेट लाइन ना होके उसकी शेप जो है वो कॉन्केव हो जाती है, कॉन्केव। ये आपने लेंस पढ़े होंगे ना, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, तो कॉन्केव शेप हो जाती है टीसी के पास में, और वो कट करती है टी एक्सिस को एक नए टेम्परेचर पे, थीटा एफ पे, और उस थीटा एफ को हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक क्यूरी टेम्परेचर। और एक्चुअल में जो टीसी होता है वो इस थीटा एफ से ज्यादा होता है, दिख ही रहा है आपको, टीसी ज्यादा आगे आ रहा है, थीटा एफ पीछे ही रह गया। सो ये हमारे पास क्या था, पैरामैग्नेटिक रीजन, और इसके बाद हमारे पास मतलब इस टीसी से आगे जो है ये आपके पास पैरामैग्नेटिक रीजन होता है, उसके पहले आपके पास क्या है, फेरोमैग्नेटिक रीजन होता है। ये था हमारे पास पैरामैग्नेटिक रीजन। ओके, एक और टॉपिक इसके अंदर छोटा सा है, वो भी आप देख लीजिए, नेचर एंड ओरिजिन ऑफ वाइस मॉलिक्यूलर फील्ड, नेचर एंड origin of wise molecular field। तो हमारे पास एक्चुअल में सो नेचर एंड ओरिजिन ऑफ वाइस मॉलिक्यूलर फील्ड, एक्चुअल में क्या हो रहा था कि ये तो पता है कि फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर डोमेन बने हुए हैं और उनमें ऑलरेडी मैग्नेटाइजेशन है, और वहां पे वो उस मैग्नेटाइजेशन की वजह के लिए कौन जिम्मेदार है, कोई मैग्नेटिक फील्ड वहां पे काम कर रहा है, डेफिनेटली काम कर रहा है, जो इनको बांधे हुए है, एक डायरेक्शन में लाए हुए है, और उस फील्ड को नाम क्या दिया गया, वाइस मॉलिक्यूलर फील्ड। लेकिन वाइस ये नहीं समझा पाए कि वो कहाँ से उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो उन्होंने ट्राई किया था, उन्होंने ये कहा था कि अगर मान लीजिए हम टीसी टेम्परेचर रखते हैं, तो टीसी टेम्परेचर वो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा जहां पर हमारा फेरोमैग्नेटिज्म बना हुआ रहेगा, इससे ज्यादा टेम्परेचर करते ही पैरा बन जाएगा। तो हम इस टेम्परेचर पे देखते हैं, ये लिमिट है। तो सपोज आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस टेम्परेचर पे रखा हुआ है, टीसी पे रखा हुआ है। अब अगर वो टीसी टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो मैंने आपसे कहा था कि कोई भी एटम जो होगा उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, उसके लिए उसको अगर टी टेम्परेचर पे रखोगे तो किसी भी टेम्परेचर टी पर एनर्जी कितनी मिलती है, उसको केटी एनर्जी मिलती है। ये केटी एनर्जी हमेशा इन मैग्नेटिक मोमेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, वो चाहती है कि रैंडमली जाओ, तुम इधर उधर चले जाओ, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है तो डिस्टर्बेंस बढ़ता है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड क्या कोशिश करती है कि नहीं, तुम सब लोग लाइन में खड़े रहो। सो ये जो टीसी टेम्परेचर है ये तो करना चाहेगा डिस्टर्ब, और जो अंदर की मॉलिक्यूलर फील्ड है, सपोज वो बीएम है, वो बीएम क्या करना चाहेगी, नहीं पैरेलल रहो, तुम पैरेलल रहो। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपने टीसी टेम्परेचर पे कोई फेरोमैग्नेट को रखा हुआ है, तो कितनी एनर्जी ऐसी होगी जो इसको डिस्टर्ब करने के लिए मिल रही है, वो एनर्जी कितनी है, केटीसी, क्योंकि एनर्जी कितनी मिलती है, केटी होती है, हमने टीसी टेम्परेचर रखा हुआ है, तो ये एनर्जी जो है इन मैग्नेटिक मोमेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर इस टेम्परेचर पर भी फेरोमैग्नेट मटेरियल के अंदर ये सारे के सारे एक लाइन में अलाइन हैं, तो इस वक्त इनकी जो मैग्नेटिक एनर्जी होगी, इस वक्त इनकी जो मैग्नेटिक एनर्जी होगी, वो मैग्नेटिक एनर्जी इसको कंपीट कर रही है, इससे तो ज्यादा है।
और ज्यादा ना हो तो कम से कम KTC के बराबर है, क्योंकि ये एनर्जी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, तो उतने ही अमाउंट की एनर्जी इस मैग्नेटिक मोमेंट के पास है फाइट करने के लिए, कि नहीं तो हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, हम फाइट करके सीधे लाइन में खड़े रहेंगे एक दूसरे के साथ में। जबकि अब तो हम देखते हैं इनके पास मैग्नेटिक एनर्जी कितनी है, इनके पास मैग्नेटिक एनर्जी कितनी है, तो मैग्नेटिक एनर्जी मैंने बताया था कि अगर किसी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट मान लीजिए म्यू है, और उसे बी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए तो म्यू डॉट बी होता है, माइनस का म्यू डॉट बी हो जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी प्लस में है, ये एनर्जी प्लस में है, तो अगर इसको फाइट करना है तो इतनी एनर्जी हमेशा हमारे पास क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट में होनी चाहिए, राइट। तो म्यू माइनस का म्यू डॉट बी होता है, और अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म से हटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, म्यू बी कॉस थीटा हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रही हूं मैं, तो म्यू बी कॉस थीटा हो जाएगा, म्यू कॉस थीटा। और अगर आपके पास सारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, मैग्नेटिक मोमेंट भी इधर है, तो थीटा आपके पास कितना हो जाएगा, 0। तो ये एनर्जी जो म्यू बी कॉस थीटा है, वो एनर्जी सिंपली कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू बी। अब हमें एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जो है फिलहाल एग्जैक्टली नहीं पता है कितना है, लेकिन इन जनरल वो कितना भी हो, वो किस ऑर्डर का तो होगा, कम से कम बोर मैग्नेटॉन के ऑर्डर का तो होगा ही होगा, क्योंकि हमने देखा था 1 म्यू भी हो सकता है, 2 म्यू भी हो सकता है, 3 म्यू भी, वो कैलकुलेट करके देखा था ना अपन ने, अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट, एटम्स विद हाफ फिल्ड शेल्स, कंप्लीटली फिल्ड शेल्स, सब में देखा था, तो सबका ऑर्डर कितना आ रहा था, म्यू भी आ रहा था। इसका मतलब ये है कि अगर फेरोमैग्नेट के अंदर ये सारे के सारे सेम डायरेक्शन में अलाइन है, तो इस वक्त इनकी जो मैग्नेटिक एनर्जी है, जो कि किस ऑर्डर की है, म्यू बी इंटू BM। क्यों, क्योंकि ये किस फील्ड में रखे हुए हैं, ये BM फील्ड में रखे हुए हैं। बताया था कि आपके पास टोटल फील्ड कितनी होती है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, और BM फील्ड है। सो ये जो एनर्जी है वो लगभग ऑर्डर वाइज किसकी इक्वल होनी चाहिए, KTC के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी उसको डिस्टर्ब करना चाहती है, और ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इसको कंपीट करके उसको बांधे हुए है। सो यहाँ से म्यू बी की वैल्यू, एक्चुअली मैम न्यूमेरिकल वैल्यू पता है कितनी होती है, 9.27 इंटू 10⁻⁻24। के बी आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। और ये जो टीसी होता है ये हर एटम के लिए फिक्स होता है। आयरन के केस में ये कितना होता है, 1000 केल्विन। तो यहाँ लिख देती हूँ फॉर Fe, क्योंकि Fe हमारा फेरोमैग्नेट होता है, तो फेरोमैग्नेट के लिए तो यहाँ से अगर बीएम की वैल्यू कैलकुलेट करें तो बीएम हमारे पास लगभग 1500 टेस्ला आता है, 1500 टेस्ला आता है। तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर फील्ड है वो अंदर किस ऑर्डर की है, 1500 टेस्ला। तो बाद में ये देखा गया है कि जो एक्चुअल में किसी लेटिस के अंदर या किसी क्रिस्टल में जो बहुत सारे आयंस होते हैं, आयंस हुए या एटम हुए किसी भी क्रिस्टल में, क्योंकि आयरन का भी क्या होगा, क्रिस्टल ही लोगे आप। तो क्रिस्टल में जो आपके पास कोई एटम होता है, हर एटम के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और मूविंग चार्ज हमेशा क्या करता है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो जब ये कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया कि हर एटम जो है वो अपनी फील्ड जनरेट कर रहा है, तो ऐसे करके सारे क्रिस्टल जो है इनके आपस में इंटरेक्शन की वजह से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो लगभग कितनी आती है, 10⁻⁻1 टेस्ला। यानी कि अगर क्रिस्टल के ये जो एटम है, अगर इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वहां पे आ रही है, तो वो किस ऑर्डर की होती, 10⁻⁻1 टेस्ला। जबकि जो यहाँ पर लग रही है वो कितनी है, 1500 टेस्ला। तो वाइस ये नहीं समझा पाए थे कि यार ये 1500 टेस्ला वाली फील्ड किसकी वजह से आ रही है, क्योंकि वाइस ने तो ये कहा था कि ये इंटरेक्शन की वजह से आ रही है, लेकिन इंटरेक्शन की वजह से आती तो कितनी होती, 10⁻⁻1 टेस्ला होती। इसका मतलब ये है कि ये जो वाइस मॉलिक्यूलर फील्ड BM ये जो जनरेट हुई है, इट डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द interaction of magnetic moment of molecules। यानी जो अंदर मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं उनके मैग्नेटिक मोमेंट का आपस में जो इंटरेक्शन हो रहा था, उस इंटरेक्शन की वजह से ये फील्ड नहीं आई है। अब ये फील्ड कैसे आई, फिर बाद में हम अगले सेशन में देखेंगे। हाइजेनबर्ग एक्सचेंज इंटरेक्शन की वजह से आती है। तो इस रीजन तो इसका मतलब वाइस ने समझाया, वाइस ने ये तो सही कहा था कि मॉलिक्यूलर फील्ड है, ये भी सही कहा था 1500 टेस्ला है, लेकिन ये गलत कह दिया था। उन्होंने ये बोल दिया था कि जो मॉलिक्यूल्स है उनकी खुद की इंटरेक्शन की वजह से आ रही है, जबकि यहाँ वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वो हो रहा होता तो ये 10⁻⁻1 टेस्ला होता, पर 1500 टेस्ला नहीं होता। क्यों आया है ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।